Hello guys, a very good evening to all of you and welcome you back in our crack costing where we are revising quickly our whole costing syllabus. So guys, अभी तक हमने हमारे पूरे 13 चैप्टर्स खत्म कर दिए एंड दिस इज द लास्ट चैप्टर एज पर मॉड्यूल. बट बीच में हमारा एक सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर छूट गया था, वो हम वापस कल के दिन कर लेंगे सो दैट आवर होल सिलेबस इज गोइंग टू गेट कवर्ड. सो एट द सेम टाइम इफ यू हैव एनीथिंग, एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी सजेशन, एनी रिक्वायरमेंट, please comment down on this video or any of the video which I'm keep on checking, or else you can connect me directly on our telegram जहां पे हमारा कॉस्टिंग का डिस्कशन ग्रुप भी है. तो आपको और भी कोई चीज लगती है और भी स्पेसिफिक कोई चीज लगती है तो प्लीज मुझे बताओ. आई एम ऑल रेडी टू गिव यू योर सपोर्ट फॉर योर एग्जाम ऑफ सितंबर अटेम्प्ट. ओके, एंड एज वेल एज जान के बच्चे को देख रहे हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन दिस टेलीग्राम चैनल. अगेन एज ऑलवेज नोट्स आपको पता है आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा. सो प्लीज जॉइन द सेम एंड हियर सी अगेन प्राउडली से दैट वी हैव फिनिश्ड आवर ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द चैप्टर्स हियर. राइट, सिर्फ सर्विस कॉस्टिंग छोड़ के हमारे सारे चैप्टर्स खत्म हुए. सो राइट नाउ वी आर इन द बजट्स, जो भी वो भी हम अभी फटाफट कर लेंगे. Okay, now see budget is it's a mix of practical as well as theory chapter. तो अभी practical part भी है budgets में, but at the same time यहाँ से कुछ theory question भी बहुत सी बार हमारे last question में हमें देखने को मिलते हैं. तो see here, let's quickly go through it. What there is in the chapter of budget and budgetary control. See, सबसे पहले understand this. Budget is an exercise which is done prior the period. मतलब हमारा चीजें चालू होने के पहले, हमारा काम चालू होने के पहले हम ये exercise करते हैं सोच के कि आगे कब क्या कैसे जरूरत पड़ सकती है हमारे पैसों की, मटेरियल की, लेबर की और सारी चीजों की, ताकि हमारा एक प्लान रहे, ताकि कोई भी चीज हमारे लिए सरप्राइज ना रहे. ओके, तो सारी कंडीशन को, सारे हमारे सराउंडिंग को, हमारे कॉम्पिटिटर्स को, हमारे पोजीशन को, हमारे पिछले पीरियड को देखकर हम अगले पीरियड का बजट बनाते हैं. जस्ट लाइक अगर आप कोई मंथ में अगर आपको आपके पेरेंट्स पॉकेट मनी या कुछ पैसा फिक्स मंथली भेजते होगे तो आप कैसे, जैसे ही पैसा आ तो आप थोड़ा प्लान कर लेते हो कि अभी इस मंथ में हमारा कहाँ खर्चा होगा. कोई खास फ्रेंड का आपका बर्थडे होगा तो कैसे हम पहले से प्लान बना के रखते हैं, हाँ भैया हमें वो अलग से पैसे तो उधर लगने वाले हैं इतने. तो द सेम थिंग हैपेंस इन ऑर्गेनाइजेशन इन अ वाइडर वे, इन अ ग्रेटर प्रोस्पेक्ट. ओके, सो लेट्स सी व्हाट गिवन व्हाट्स द मीनिंग ऑफ बजट एंड बजटिंग गिवन हियर. तो बजट इज अ फाइनेंशियल और क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. देखो क्लियर किया हुआ है बजट में, यहाँ पे क्वांटिटेटिव से हमें मेन मतलब है prepared and approved before a defined period showing the policy to be pursued to attain a given objective. तो आपका पीरियड चालू होने के पहले ये प्रिपेयर किया जाएगा और सिर्फ प्रिपेयर नहीं किया जाएगा, ये आपके टॉप मैनेजमेंट से अप्रूव भी किया जाएगा ताकि आपको समझे कि आप आगे आने वाले पीरियड में कौन सी पॉलिसी यूज करोगे आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए. ओके, key point, budget is simply a written quantified blueprint of future plan of action. It's the business language companies use to express planning numbers. Very simple. तो यहाँ पे आपका एक ब्लूप्रिंट है बेसिकली. जैसे एक कंस्ट्रक्शन जब करता है तो आपके पास ब्लूप्रिंट होता है कि घर कैसे बनने वाला है, वैसे ही बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ पे बजट एक ब्लूप्रिंट रहता है कॉर्पोरेट लैंग्वेज में, जो सबको अंडरस्टैंडिंग देता है कि भैया आगे हमें कैसे चलना है. And where else? When we talk about budgeting, so budgeting the process. Budget is the making of certain things. Budgeting is a process of designing, implementing and operating the budget. तो पहले तो आप डिजाइन करो, ये भी बजटिंग में आएगा. इसको जब आप इंप्लीमेंट करोगे ये भी बजटिंग में आएगा, और इसको जब आप ऑपरेट करोगे ये भी बजटिंग में आएगा. तो बजटिंग इज अ फुल ऑन प्रोसेस. जैसे कार ड्राइविंग इज अ प्रोसेस. इसमें चलाना भी आता है, ठीक से ध्यान देना भी आता है और ऑपरेट करना भी आता है. बिल्कुल उसी तरीके से एम्फोसिस इज ऑन प्रोवाइडिंग द रिसोर्स टू सपोर्ट द प्लान, ताकि आपका जो भी बजट है वो हिसाब से सारी चीजें सही चलती है. तो उसको जो भी रिसोर्सेज लगेंगे वो वहां पे हम उनको दे देंगे. I say loves asking define between budget as per सीमा और 2 to 4 marks theory question. Memorize the सीमा definition for word to word. एक बार ये सीमा definition याद कर लो. कभी कभी एक आध बार कभी आपको पूछा जा सकता है ये एग्जैक्ट डेफिनेशन, बट सिंपल. इट्स अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट. 4 पॉइंट याद रखना. क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड एंड अप्रूव्ड बिफोर द डिफाइंड पीरियड. ये 2-3 पॉइंट याद रखना आपको, ताकि आपको समझ में आए क्या पॉलिसी आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाने वाले. ओके, नाउ बहुत सी बार कंपैरिजन आपको रहता है. सी फोरकास्ट वर्सेस बजट. अब बजट और फोरकास्ट में क्या डिफरेंस है, ये है कभी आपको पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे. अरे सर आपको तो फोरकास्ट भी तो फ्यूचर की बात करते हैं, बजट भी तो फ्यूचर की बात करते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है? सो अंडरस्टैंड हियर. असेसमेंट प्रोजेक्शन ऑफ प्रोबेबल फ्यूचर इवेंट. अब यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ देखते हो कि फ्यूचर में और क्या क्या इवेंट आ सकते हो, तो आप इसके असेसमेंट करते हो कि क्या क्या हो सकता है. बजट इज ए कमिटमेंट टारगेट मैनेजमेंट वांट्स टू अचीव. और बजट हमारा कमिटमेंट है, हमारा रोड मैप है. ये फोरकास्ट इज लाइक हमारा रास्ता कहां जा सकता है, और ये बजट इज ए रोड मैप कि भैया हमको तो ऐसे ही जाना है. ओके,
फोरकास्ट फ्लेक्सिबिलिटी डिनोट सम डिग्री। अब देखो फोरकास्ट है तो इसमें थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि एट दैट आप फ्यूचर में सोच रहे हो। बजट डिनोट्स अ डेफिनेट फिक्स टारगेट, यहाँ पे क्लियर टारगेट रहेगा, भैया सेल्स वाले को टारगेट 1000 यूनिट बनाना है तो बनाना, नहीं तो धो ही जाओगे आप, राइट। सीक्वेंस, दिस कम्स फर्स्ट, पहले हम देखते हैं कि आगे क्या होगा एंड फिर वो हिसाब से हम हमारा बजट बनाते हैं, क्या कंडीशंस रहेगी, कैसा मार्केट रहेगा। स्कोप कवर्स सेल्स, प्रोडक्शन कॉस्ट, फाइनेंस नीड्स, ओके, कवर्स द होल बिजनेस। यहाँ पे मेन रहता है सेल, आपका कितना सेल्स होगा, आपका कितना प्रोडक्शन कॉस्ट आ सकता है, आपकी क्या फाइनेंस नीड क्या आ सकती है। सो इट्स मोर रिलेटेड टुवर्ड्स योर बेसिकली फाइनेंस की, सेल कितना हुआ, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना, पैसे की बात कराइए, यहाँ पे सब कुछ आएगा इसके अंदर, हर एक चीज छोटे से लेके बड़ी चीज तक सबका बजट बन सकता है। शॉर्टकट याद रखो, फोरकास्ट इज व्हाट माइट हैपन, बजट इज व्हाट मैनेजमेंट डिसाइड्स शुड हैपन। वो भी होगा जरूरी नहीं है, लेकिन हमने डिसाइड कर लिया है कि भैया ये होना चाहिए, और वो फोरकास्ट इज हो सकता है। ओके, अंडरस्टैंड द डिफरेंस विद दिस, क्विकली गो थ्रू दिस, अभी तुरंत फटाफट याद कर लो गाइस। Then comes the next essential characteristics of budget. Now understand, concern with the definite future period. अब देखो आपके बजट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, बजट के कैरेक्टरिस्टिक्स, सबसे पहले तो ये फ्यूचर पीरियड के लिए है। देखो 4-5 पॉइंट हर, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, तो 4-4-5-5 पॉइंट याद रखो, जो बहुत सी जगह तो कॉमन दिखेंगे आपको। इट्स ऑलवेज रिटन डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम टाइम इट इज गोइंग टू बी रिटन डॉक्यूमेंट, यहाँ पे क्लियर कट बजट की सब चीज रहेगी। डिटेल प्लानिंग कवरिंग ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पे कवर करेंगे, डिटेल प्लान लिख के देंगे। रिक्वायर्स कोऑपरेशन ऑफ ऑल डिपार्टमेंट, और ऐसा चाहिए नहीं कि सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट वाले ध्यान देंगे, यहाँ पे बजट में सारे लोग ध्यान देने वाले हैं यहाँ पर। इट मीन्स टू अचीव, इट्स अ मीन्स टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव पे पहुंचो। अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हमेशा चलती रहेगी, अपडेटेड एंड करेक्टेड सर्कमस्टेंस चेंज हमेशा करते रहेंगे, हम चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे, चलते रहेगा। एंड इट हेल्प्स इन प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। Okay, so it's for your future period, written document coordination के लिए हेल्प करेगा, प्लानिंग कोऑर्डिनेशन कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा, डिटेल आपका हर एक चीज के लिए राइट, मींस टू अचीव योर ऑब्जेक्टिव। Okay, list any 5 characteristics of budget. Question is favorite theory MCQ section. Pick any 5 from above. तो आपको जो भी बेस्ट लगता है, एकदम सिंपल है। आप पूरा पेपर क्या कर रहे हो, देखो पूरा लिख रहे हो आप, जस्ट अ मिनट। सो मेक इट ए रिटर्न, फ्यूचर पीरियड आपको पता ही है। अ डिटेल प्लान फॉर ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच विल हेल्प यू टू गो टू द ऑब्जेक्टिव, जो कंटिन्यू चलते रहने वाला है, जो आपको प्लानिंग कोऑर्डिनेशन के लिए हेल्प करेगा और सारे डिपार्टमेंट कवर करेगा। सिंपल, एक लाइन से याद रखो इसको, सिंपल लाइन याद रखो, फ्यूचर एक्टिविटी एक रिटर्न रिकॉर्ड रहेगा, सारे डिपार्टमेंट को कवर करेगा, जो प्लानिंग कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए हेल्प करेगा, और ये आपको आपके ऑब्जेक्टिव की तरफ लेके जाएगा। एक लाइन में पूरा याद रखो, सिंपल। ओके, फेकम, अब क्या होता है ना, आप बहुत सी बार ऐसे छोटी छोटी चीजों को इग्नोर करते हो, इसीलिए मैंने खास ये नोट्स बनाई है, बिकॉज इग्नोर करते हैं और फिर हम पेपर में क्या करते हैं, फेकम फाक करते हैं, और ये फेकम फाक को मार्क्स इंस्टीट्यूट नहीं देता है आपको। ओके, बहुत कभी चीज आपको एक आध बार सही लिख लिया हमने गलती से, थोड़ा बहुत भी आसपास तो मिलता है, और इसके आसपास एग्जैक्ट वर्ड्स में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो एक बार आप पढ़ के जाओगे, अच्छी से याद रखोगे वो चीजों के आसपास की चीजें क्या थी, तो फिर आपको मार्क्स मिलेंगे जो भी आप लिखोगे। अननेसेसरी फेकम फाक करके बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं लिखना। Okay, try to keep it as precise and as to the point, that's much more entertained and enough. Essential steps for preparing a budget. Now see, अब बजट बनाने के लिए आपकी क्या क्या स्टेप, अब जब हम बजट बनाएंगे तो हमें क्या क्या स्टेप लेना है। सबसे पहले क्लियर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भैया ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है, कितने लोग हैं, कितने डिपार्टमेंट है, और कौन से डिपार्टमेंट के कौन कौन असाइन लोग हैं। उसके बाद सेटिंग क्लियर ऑब्जेक्टिव्स एंड रिस्पॉन्स एंड रीजनेबल टारगेट्स, आपके ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स एकदम क्लियर रखो। ओके, पहले ऑर्गेनाइजेशन को जान लो, फिर वो हिसाब से हमारे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट को रखेंगे, क्योंकि वो हमें दिमाग में रखना प्लान बनाते वक्त। ऑब्जेक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्युनिकेटेड क्लियरली, और फिर प्लान जब बनाएंगे तो जिसको जो काम है भैया क्लियरली बोल दो। तो पहले इंफॉर्मेशन दे लो पूरा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव और टारगेट आपके क्लियरली माइंड में रखो, इन लाइन विद लॉन्ग टर्म प्लान आपके होने चाहिए, और सबको अपना अपना कम्युनिकेशन कर दो। प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर पीरियड, ऊपर के पॉइंट वापस आया। बजट केप्ट फ्लेक्सिबल फॉर मिड टर्म रिवीजन, और अगर और चाहो कोशिश करो कि बजट को फ्लेक्सिबल रखो मिड टर्म रिवीजन के लिए, ताकि लगा तो चेंज कर सकते हो, और पीरियडिक मॉनिटरिंग करते रहो, बार बार बीच में देखते रहो। एंड ऑल्सो लिंक योर बजट परफॉर्मेंस विथ योर रिवॉर्ड सिस्टम, तो बजट में आपने जो बोला है वो जो लोग करेंगे उनको रिवॉर्ड उस तरीके से दे दो, तो ऑटोमेटिक आपका बजट सब लोग प्रैक्टिस में यूज करेंगे। सो दीस आर सर्टेन स्टेप्स। ऑर्गेनाइजेशन का जान लो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो, कम्युनिकेट कर लो, बजट परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड सिस्टम से मैच कर लो, और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रखो, फ्यूचर में चेंज करना है तो, एंड कीप ऑन मॉनिटरिंग इट। सिंपल।
रिमेंबर शॉर्ट FRMBM, देखो शॉर्ट स्ट्रक्चर देख लो, ऑब्जेक्टिव देख लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी देख लो और टारगेट सेट कर दो। तो यू कैन रिमेंबर दिस विद द शॉर्ट कि बजट प्रिपरेशन करोगे तो सबसे पहले शॉर्ट याद रखना, शॉर्ट FPR, ओके, फ्लेक्सिबल मॉनिटर एंड परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड्स, शॉर्ट FMPR, ओके, रीड दिस वंस। एंड देन मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बजटिंग, जो सबसे मेन 3 ऑब्जेक्टिव जिसके लिए हम बजट कर रहे हैं ताकि आपकी सही से प्लान हो, प्लान बनने के बाद आप सही से लोगों को डायरेक्ट करो और कोऑर्डिनेट करो सब लोगों को, एंड देन कंपेयर योर प्लान विद एक्चुअल ताकि चीजें कंट्रोल में रहे। द मेन पर्पस, द मेन 3 पर्पस ऑफ योर बजट, द मेन 3 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर बजट। तो सबसे पहले प्लानिंग। नाउ सी द बजट प्रोसेस बिगिंस विद सेटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट्स, देन डिवाइसिंग प्लान्स टू अचीव देम। प्लानिंग मस्ट प्रोसीड विद प्रीसीड बजट प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो आप अपना प्लानिंग क्लियर रखो, बजट के पहले भी प्लानिंग बनाओ कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर बजट आपका बनेगा। हाउ डज बजटिंग हेल्प इन प्लानिंग? तो आपको क्या, अगर ये बहुत सी बार क्वेश्चन होता है, हाउ डज बजटिंग हेल्प इन प्लानिंग? मेंशन सिंक्रोनाइज विद कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी, रिड्यूसेस एक्सपेंसेस इन रिसेशन, क्योंकि आपने पहले से प्लान करके चले हो। एम्प्लॉय भी मोटिवेट होते हैं क्योंकि उनको कुछ टारगेट्स मिलते हैं, उनको परफॉर्मेंस रिलेटेड रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। रिवील्स हिडन अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट, और पहले से सोच के चलोगे तो कहीं पे कुछ हिडन अपॉर्चुनिटी या थ्रेट तो आपको वो भी दिख जाएंगे। ओके, सो बजट प्रोसेस बिगिन विद सेटिंग स्पेसिफिक परफॉर्मेंस टारगेट ओवरऑल एंड यूनिट लेवल। सबसे पहला प्लानिंग यही होता है कि आप अपने टारगेट सेट करके चलो कि आपके टारगेट्स क्या रहेंगे। Once you have planned it, then go for directing and coordinating. Directing क्या? Budget is used to direct and coordinate business activity to achieve set target. अब आपने जो टारगेट्स लगाए हैं उनके लिए प्लान जो किया है उनको कोऑर्डिनेट करो और उनको अचीव करने के लिए प्रेरित करो। Budgetary unit is equal to responsibility center, each led by manager accountable for that unit's performance. हम क्या करेंगे, बजट में अलग अलग यूनिट बना, बिजनेस के अलग अलग यूनिट्स बना देंगे, हर यूनिट्स को अपना अपना बजट देंगे और उनके रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उनका उसका जिम्मा ठहरा देंगे। सो यू आर ऑल्सो डायरेक्ट देम कि क्या करना है और आप कैसे इसको कोऑर्डिनेट करोगे। फर्दर कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज कंट्रोलिंग, विच इज मॉनिटरिंग, मेजरिंग एंड इवैल्यूएटिंग एंड करेक्टिंग एक्चुअल रिजल्ट्स। कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फेज, जहां पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, हम मेजर करते क्या हो रहा है, मॉनिटर करते हैं, मेजर करते हैं और हमारे स्टैंडर्ड से उसको कंपेयर करते हैं, और आपको फीडबैक वगैरह मिला तो उससे हम हमारी चीजों को करेक्ट भी करते हैं, सो दैट एक्चुअल परफॉर्मेंस कैन बी कंपेयर्ड अगेंस्ट द प्लान टारगेट। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग इज टू हेल्प अचीव द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये याद रखना, 3 चीज तो है आपकी, आप बजट में 3 चीज तो करने वाले हो, प्लानिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग एंड योर व्हाट डू यू से कंट्रोलिंग। लेकिन याद रखना इस सबका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि आपका जो भी ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन का वो आप अचीव करो। दैट्स द मेन स्पेसिफिक टारगेट ऑफ योर बजट्स। प्लीज गो थ्रू दिस वंस, एक बार रीड कर लो फटाफट एवरीवन। This is one of the important question. Yes. Then comes the next point guys, budgetary control। अब जो कंट्रोल के बारे में बात करें, देखो अभी कंट्रोल की इंफॉर्मेशन आपके यहाँ पे, budgetary control is establishment of budgets relating to responsibilities of executives and continuous comparison of actual with budgeted। तो मैंने आपको जैसे बोला कंट्रोल का मतलब एक ही मीन है कि आपके एक्चुअल को मेजर करते जाओ और आपके स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, either to secure the policy objective by individual action or to provide basis for revision। तो सिंपल, ताकि आप सारी चीजों का एक्शन को सिक्योर रखो, आपकी एक्शन सही चलती रहे, या जहां पे चाहिए वहां पे आप रिवीजन करो, चेंज करो। बजटरी कंट्रोल इन्वॉल्व्स एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बजट। तो सबसे पहले तो आपने बजट बना दिया, फिर कंटिन्यूअस कंपैरिजन, मेजर करो, कंटिन्यूअस कंपेयर करो, रिवीजन करो। अगर बजट को रिवाइज करना, आपको लग रहा है चीजें बहुत गलत चल रही है, बहुत अलग सर्कमस्टांसेस हो गए जो हमने सोचा था उससे, तो उसको आप रिवाइज कर दो। एंड फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जिस बंदे को उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो तो ऑटोमेटिकली चीजें आपकी लाइन पे रहेंगी। ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट कंट्रोल सिस्टम, another favorite question now understand. Objective of budget is different, planning, controlling, and you can say planning, directing, controlling, and your what is it, planning, controlling, and directing, coordinating। ये हो गया आपके पीसीसी, हो गया आपका इसका, या पीडीसी, प्लानिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पीडीसी हो गया हमारा इसका ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटिंग, और ऑब्जेक्टिव ऑफ बजटरी कंट्रोल इज स्पेसिफिक। अब यहां पे आपको कंट्रोल फंक्शन में स्पेसिफिक और अंदर जा रहे हो,
ओवरऑल एम फॉर प्रिसीजन एंड सेटिंग टारगेट्स, पहले टारगेट्स बना दिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले डाउन कर दो, प्रोवाइड बेसिस फॉर एक्चुअल वर्सेस प्रीडिटरमाइंड टारगेट्स, कैसे आप कंपेयर करने वाले हो, ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस ताकि सारी चीज आपकी सही से चलती रहे, कोऑर्डिनेटिंग वेरियस एक्टिविटीज, बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ पॉलिसी अगर चाहिए तो रिवीजन, लॉन्ग रेंज प्लान एंड यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन। ओके, सो यहां पे मेन आपका ऑब्जेक्टिव एक ही है कि आपने जो चीजें सोची थी आपकी बाकी सारी चीजें वैसी चलती रहे। तो पहले प्लान सेट कर लो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल दो, सब लोगों को अपने अपनी दे दो, एक्चुअल और प्रीडिटरमाइंड टारगेट कैसे चेक करोगे वो देख लो, कोऑर्डिनेट करो एंड रिवीजन ऑफ पॉलिसी इफ रिक्वायर्ड, लॉन्ग रेंज प्लान एंड यार्डस्टिक फॉर योर कंपैरिजन, ताकि आपका कंपैरिजन सही चले और आपको अंडरस्टैंडिंग आए कि आपने जो सोचा था कि आप वैसे चल रहे हो या नहीं। I say favorite question often asked, state any 4 to 5 objective of budgetary control or wrote memory scoring question, don't skip it. Okay, one of the most important question is this as well. एक बार फटाक से रीड करो, याद करो इसमें 4 से 5 चीजें। Come on everyone. So you can remember here. Overall aim. Okay. Lay down responsibility. Comparison between actual versus बजट से लिखता हूं आपके सिंपल लिंकिफिकेशन के लिए, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेस, कोऑर्डिनेटिंग, बेसिस फॉर रिवीजन ऑफ पॉलिसी, अगर रिवाइज करना है तो आपको, लॉन्ग रेंज प्लान, यार्डस्टिक। 3-4 चीज याद रख लो इसमें से। ओवरऑल एम, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैच कर लो, आपके एक्चुअल से बजट कंपेयर कर लो, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज, कोऑर्डिनेटिंग, रिवाइजिंग पॉलिसी, यार्डस्टिक फॉर कंपैरिजन एंड योर लॉन्ग टर्म प्लान। Okay, now the next is steps for establishing budgetary control. Now what are the steps for establishing budgetary control? अब ये जो आप कंट्रोल करने वाले हो इसके लिए आपको क्या काम करना है? सबसे पहले आप अपना ऑब्जेक्टिव रखा दो, ऑब्जेक्टिव्स एंड पॉलिसी टू अचीव देम। क्या ऑब्जेक्टिव्स पॉलिसी चाहिए आपको? डिटरमाइन एक्टिविटीज नीडेड टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज क्या है और क्या एक्टिविटीज इनको अचीव करवाएगी, ड्रॉ अप अ प्लान, लेआउट कंपैरिजन एंड एंश्योर करेक्टिव एक्शन इज डन। ओके, सिंपल। पहले ऑब्जेक्टिव तय कर दो, फिर उसके बाद क्या एक्टिविटीज लगेगी इन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, प्लान बनाओ, उसके बाद कंपेयर करते जाओ और रिवीजन करना तो रिवीजन करो। Okay, now here one of the important question and one of the important understanding concept comes here about your feedback and feed forward control. So understand the meaning of this. देखो, फीडबैक कंट्रोल होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, मे बी बजट होने के बाद मिलता है। फॉर एग्जांपल मेरे क्लासेस होने के बाद मैं आपसे एक फीडबैक फॉर्म लूंगा। ओके, तो इसको हम बोलेंगे फीडबैक कंट्रोल। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज, समझो मेरे 5 लेक्चर होने के बाद ही मैंने आपसे एक फीडबैक फॉर्म ले लिया, जिसके बेसिस पे मैं मेरे आगे आने वाले 10 लेक्चर ठीक कर पाऊं या सही कर पाऊं या आपसे अलाइन कर पाऊं। ओके, नाउ टाइमिंग, सी दिस इज एक्स पोस्ट, इट्स अ करेक्टिव एक्शन होने के बाद, ताकि अगला मैं रैपिड रिवीजन लूं तो वो मैं सही लूं, या मेरी क्लासेस लूं तो मैं सही से ले पाऊं। फीड फॉरवर्ड कंट्रोल इज एक्स एंटे, इट्स अ प्रिवेंटिव, ये होने के पहले, पूरा खत्म होने के पहले 5 क्लास के बाद में ही मैं आपसे फीडबैक फॉर्म ले रहा हूं। Now when compared after completion of the budget, continuously right from the inception. Feed forward is right from the feed forward, ताकि आप फीड करो आपके फॉरवर्ड चलने के लिए, फीड करो आपके होने के बाद। सिस्टम नीडेड सिंपल वर्क इवन विद द वीक एमआईएस, नीड रोबस्ट एमआईएस प्लस इंटीग्रेटेड ईआरपी। अगर आप प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में बात तो उनका बहुत रोबस्ट सिस्टम चाहिए, ताकि बीच बीच में बार बार फीडबैक फीड फॉरवर्ड रिपोर्ट्स लेते रहे। ओके, कॉस्ट लेस एक्सपेंसिव बट बेटर डायनामिक एनवायरमेंट, एक्सपेंसिव बट बेटर फॉर डायनामिक एनवायरमेंट। अगर चीजें और एनवायरमेंट चेंजिंग है तो इट्स मोर बेटर दैट आप फिर फॉरवर्ड कंट्रोल पे रखो, क्योंकि आपके आगे आने वाले पीरियड को आप ठीक कर सकते हो, रादर देन पूरा होने के बाद आप फीडबैक लो। ओके, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, आई फील कि ये
कहीं पे कुछ एग्जाम में कहीं पे ये कुछ आ सकता है फीडबैक या फीडबैक ऑर्डर कंट्रोल के ऊपर देख लेना फॉर श्योर, बिकॉज बहुत सी बार से पूछा नहीं गया है पिछले 1-2 बार से, एंड इट इज समथिंग अगेन विच स्टूडेंट मिस। स्टूडेंट फीड फॉरवर्ड को गड़बड़ फीडबैक और फीड फॉरवर्ड को लगभग सेम ही समझ लेता है। ओके, रीड दिस वंस एवरीवन, अंडरस्टैंड दिस, ट्राई टू गेट दैट 4 पॉइंट्स। सी, फीड फॉरवर्ड लुक्स फॉरवर्ड, फीडबैक लुक्स आफ्टर। वर्ड से समझ लो क्या मतलब है। इट्स लेस एक्सपेंसिव और बेटर फॉर डायनामिक इन्वायरमेंट। यहाँ पे सिंपल काम है लेकिन यहाँ पे थोड़ा रोबस्ट चीजें चाहिए आपको, कंटिन्यूअसली करते रहेंगे, आफ्टर देखेंगे। एंड पोस्ट एक्सपोस्ट एंड एक्स एंटे, एक्स ये याद रखना है वर्ड से, एक्सपोस्ट होने के बाद, आफ्टर द इवेंट, एक्स एंटे बिफोर द इवेंट। और ये अलग से लिख सकते हो आप, एक करेक्टिव फंक्शन, दिस इज प्रिवेंटिव फंक्शन। Are you all clear, everyone? Now, let's go to the see here. Budget committee and budget officer. Now, pay attention here. Budget committee is equal to group of representative from various functions. Ensure coordination in budget making. Chief executive is ultimately responsible, but supervisory work is delegated to the budget officer who reports to the president or CEO. तो देखो, एक बजट कमेटी बनेगी। अब बजट कमेटी में हर डिपार्टमेंट के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने अपने रिस्पॉन्सिबल पर्सन रहेंगे, ताकि सारी चीज कोऑर्डिनेशन में चलती रहे, ताकि प्रोडक्शन वाले ने 5,000 यूनिट बनाया तो सेल्स वाले भी उतने बेच पाए। नहीं तो प्रोडक्शन वाले 5,000 बनाएंगे, सेल्स वाले बोले हम तो सिर्फ 2,000 ही बेच सकते हैं सर, राइट। सो और या हमने जो टारगेट बनाए थे वो कोई बोलता हमने तो अलाइन ही नहीं करना सर, ताकि सबकी हम इंफॉर्मेशन लेके सही से बजट बनाए और कोऑर्डिनेशन में हम सब कुछ चले। तो दैट कम्स योर बजट कमेटी। और बजट कमेटी के जो काम रहेगा, जो भी करने वाला रहेगा, जो भी डायरेक्शन देगी बजट कमेटी या सीईओ सीएफओ के अंडर जो रहेगा, वो रहेगा आपका बजट ऑफिसर। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बजट कमेटी और ऑफिसर इज असिस्टिंग इन प्रिपेयरिंग सेपरेट डिपार्टमेंटल बजट्स, ताकि सबके अलग अलग बजट बन जाए। फॉरवर्ड बजट्स टू डिपार्टमेंट हेड्स फॉर इंप्लीमेंटेशन, बजट बनेगा जिनको फॉरवर्ड कर दो। पीरियडिकल बजट रिपोर्ट्स, उनके बजट रिपोर्ट लो, फॉलो अप एक्शन लो, ओवरऑल बजट वर्किंग रिपोर्ट कार्ड लो एंड पीरियडिकल रिपोर्ट। तो सिंपल है, बजट बनने का कम्युनिकेट करना, और उनका बेसिकली काम कम्युनिकेशन का है। यहाँ पर कम्युनिकेट करना, उनको बजट बन गए, आपकी रिपोर्ट्स दो, कंपेयर करो, रिवीजन दो और वापस रिपोर्ट लो, सिंपल। नाउ इफ यू हैव दिस रोबस्ट और गुड बजट कंट्रोल सिस्टम, जो ये पूरा कंट्रोल इज बेसिकली पूरा जो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है काम लाने में बजट को, व्हाट आर द बेस्ट थिंग अबाउट इट? इट्स एफिशिएंसी। आपकी चीजें बहुत फास्ट अच्छी से चलेगी। वेट अ मिनट, सॉरी, ओके, जस्ट अ मिनट। आई डोंट नो, आप पढ़ो एक बार जब तक, आई विल जस्ट फिक्स दिस। I don't know why it's coming out again. Okay. Enables business activity to be conducted efficiently, ताकि आपकी सारी चीजें efficiently खत्म हो। कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर, आपका एक्सपेंडिचर पहले से कंट्रोल में रहे, जो आप कर रहे हो खर्चा वो आपका कंट्रोल में रहे। पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू कंट्रोल एक्सपेंडिचर, यार्डस्टिक फॉर इवैल्यूएशन, आप कंटिन्यू चेक करते रहो कि हमने क्या सोचा था और वो हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर कैसे हो रहा है। फाइंड डेविएशन, फाइंडिंग डेविएशंस, अगर कहीं पे कोई डेविएशंस है, गलतियां है, चेंजेस, तो आपको तुरंत पता चल जाएगी क्योंकि आप कंटिन्यूअसली आपके बजट से कंपेयर कर रहे हो आपके एक्चुअल परफॉर्मेंस को। इफेक्टिव रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये तो हमने मेन ऑब्जेक्टिव का एक पार्ट देखा था दोस्तों। रिवीजन ऑफ प्लान्स, अगर आपको प्लान को रिवाइज करना है तो ये भी रिवाइज कर सकते हैं प्लान को। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, क्रिएट सुटेबल कंडीशन फॉर इंप्लीमेंटिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ताकि सारी चीज आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से चलती रहे। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, एनकरेज कॉस्ट कॉन्शियसनेस एंड मैक्सिमम रिसोर्स यूटिलाइजेशन। कॉस्ट कॉन्शियसनेस, आपकी कॉस्ट जो है वहां पे आप कॉन्शियस रहो कि कहां पे स्पेंड कर रहे हो, क्योंकि आप कंटिन्यूअस बजट कंट्रोल कर रहे हो। सो दैट कैन बी लिंक्ड विद योर कंट्रोल ऑफ ऑन एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट रेटिंग। वेल ऑर्डर बजट प्लान ग्रेटर फेवर फॉर क्रेडिट एजेंसी, अगर आपके बजट सही है, अच्छी से है, तो आपकी क्रेडिट एजेंसी को भी फेवर करेगी आपको, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग इन अ प्लान वे।
Okay, so efficiency, control on expenditure, finding deviations, effective utilization of resources, revision of plan, ये आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हो, which are advantages of your budgetary control system. So basically हमने जो ऊपर ऑब्जेक्टिव देखे budgetary control system के, यही ऑब्जेक्टिव सही होने की वजह से क्या होगा, यही आपके एडवांटेज बन जाता है. But then comes some limitation for your budgetary control system as well. At the end, your budgets are based on estimates. अब जरूरी नहीं है जो हमने सोचा था वैसे ही हो, चेंजेस और चेंजेस और अपडेट्स उसके अंदर आएंगे, और हमने जो प्लान किया वैसा ही 100% होगा वैसे जरूरी नहीं है. सो इट मे रिक्वायर रिवीजन फ्रॉम टाइम टू टाइम पीरियड. नेक्स्ट इज टाइम फैक्टर. कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली, नीड्स प्रिलिमिनरी अटेंशन टाइम. अब ये देखो ऑटोमेटिक नहीं, यहाँ पे आपको टाइम भी देना पड़ेगा, सारे डिपार्टमेंट को टाइम देना पड़ेगा. कोऑपरेशन इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ऑल ऑफ देम. स्टाफ कोऑपरेशन ऑफन लैकिंग स्पेशली इनिशियली. Expensive, requires organization structure and manpower, equipment, so it's expensive time as well. Time तो जाएगा तो automatic. See, when there is time factor, automatically it becomes expensive. Not suitable for management. It's only a tool, must be applied intelligently. Not a substitute for management. Sorry, it's not a substitute for management. Understand? Management तो चाहिए ही. ये management के लिए बस ये बना दो बात खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है. Management के अलावा ये भी it's complementary to management. And rigid document. Sometimes as rigid must be kept flexible for changing factor. कभी कभी ये rigid हो जाता है. Okay, rigid हो जाता है मतलब क्या, कभी कभी ये पाथवे आप बजट बनाते हो तो सबको उसके अंदर ही टिकना पड़ता है, कोई उसके बाहर नहीं जा पाता, तो चाहिए तो भी बाहर नहीं जा पाता, तो it becomes a rigid document for them. That are some of the limitations for your budgetary control system. Are you all clear with this? Yes. Common mistake student often write budgetary control system has no limitation. ये गड़बड़ मत कर देना. It has limitation. Expensive, based on at then based on estimate, requires time and not a substitute to management. 4 limitation याद रख लो. That's it. Yeah, expensive, cooperation required, time factor, and based on estimate. Then components of budgetary control. So budgetary control system में क्या क्या रहेगा? तो see, functional budgets are grouped as physical budgets, information in quantitative terms, example sales quantity, production quantity, inventory, manpower budget. उसके बाद कॉस्ट बजट, कॉस्ट इंफॉर्मेशन फॉर फंक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरहेड. मतलब बेसिकली आपके डिवाइडेशन जो है बजट कंट्रोल सिस्टम के वो. प्रॉफिट बजट्स एनेबल असेसमेंट ऑफ प्रॉफिट लाइक सेल्स बजट, P&L बजट. फाइनेंशियल बजट सोर्स फाइनेंशियल पोजीशन, कैश बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट, बजट बैलेंस शीट. तो इस तरीके से आप ये 4 अलग अलग टाइप में बांट सकते हो. फिजिकल बजट जो आपकी क्वांटिटी वगैरह के बारे में बात करेगा, आप कॉस्ट बजट जो आपकी कॉस्ट के बारे में बात करेगा, फाइनेंशियल बजट जो आपके कैश बजट, कैश कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करेगा, प्रॉफिट बजट जो आपके बैलेंस शीट, P&L, सेल्स बजट और P&L के बारे में बात करेगा, रेवेन्यू और P&L के बारे में बात करेगा. MCQ favorite, classify a given budget. Example, cash budget under physical, cost, profit or financial. This is something and MCQ comes and you can miss it. फिजिकल मतलब फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है. कॉस्ट बजट मतलब ये सिर्फ कॉस्ट के बारे में बात कर रहा है. प्रॉफिट बजट ये P&L और रेवेन्यू, प्रॉफिट कहां से आता है, P&L में दिखता है और रेवेन्यू आता है, तो वो सेल्स हो गया. और फाइनेंशियल मतलब आपके कैपेक्स एक्सपेंडिचर, कैश बजट, वो सब बैलेंस शीट, वो सब आ जाएगा आपका. आर यू क्लियर विद दिस? जस्ट गो थ्रू विद दिस ऑल द पॉइंट वंस एवरीवन. Then comes your next point. That's your budget and motivation. Now see how budget is useful for a motivation tool as well. Budgeting for a budgeting process to be motivating, it should consider. अब देखो आप इस तरीके से बजट बनाओ कि लोगों के लिए मोटिवेटिंग रहे. सबसे पहले परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कम्युनिकेटिंग टारगेट लिंक रिवॉर्ड्स टू अचीवमेंट. तो आपके जो भी टारगेट लिंक रिवॉर्ड्स है, प्रमोशन है, आपके परफॉर्मेंस लिंक बोनसेस है आपके, ओके, इन सबको आप सही से कम्युनिकेट करो. आप बाद में बताओगे तो क्या मतलब आएगा, पहले ही कम्युनिकेट करो कि आपने इतना बना तो इतना मिल जाएगा. तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट करो और उनको टारगेट करो आपके बोनस के साथ में. गिव देम अचीवेबल टारगेट्स. कोई बहुत इजी टारगेट भी मत दो तो उनको कोई मोटिवेशन नहीं रहेगा. एट द सेम टाइम कोई अनअचीवेबल भी मत दो तो भी मोटिवेशन नहीं रहेगा. गिव समथिंग बिटवीन फॉर विच दे कैन स्ट्राइव अ बिट हार्ड. Optimum utilization of resources, balanced beyond comfort zone but within effort zone. Understand, very important. Beyond comfort zone but between effort zone. That will motivate them. And involvement in budgeting process.
पार्टिसिपेटिव बजट बिल्ड्स ओनरशिप एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट योर बजट्स कैन बी मोटिवेशन। अगर आप लोगों से भी इनपुट्स लेकर बनाओगे, आपके डिपार्टमेंट के, आपके लोगों के, आपके एम्प्लॉयज के, इन सबसे भी अगर आप इनपुट लेकर बनाओगे तो आपके सारे लोग इंक्लूसिव मानेंगे अपने आप को बजटिंग प्रोसेस में, और जब कोई लोग खुद मिलके बनाएंगे आपके साथ में तो दे विल बी मोर मोटिवेटेड। ओके, सो परफॉर्मेंस मेजरमेंट, आप उनको रिवॉर्ड दो, उस हिसाब से अचीवेबल टारगेट्स रखो, आप उनका यूटिलाइजेशन सही से करो आपके रिसोर्सेज का, एंड योर इन्वॉल्वमेंट इन बजटिंग प्रोसेस, कीप एवरी वन ऑफ देम इन्वॉल्वड इन द बजटिंग प्रोसेस। रिमेंबर PAOI, परफॉर्मेंस मेजर्ड, राइट रखो, अचीवेबल टारगेट्स, ऑप्टिमम रिसोर्सेज एंड इन्वॉल्वमेंट इन द एग्जीक्यूटिव्स। Next is your preparation of budgets. Now, when you are preparing these budgets, condition, defining organizational objective clearly. जब आप बना रहे हो तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, क्योंकि आपका बजट आपके ऑर्गेनाइजेशन से अलाइन होना चाहिए। अंडरस्टैंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ की बजट फैक्टर। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंडिंग अ की बजट फैक्टर इज समथिंग विच इज अ लिमिटिंग फैक्टर, मतलब कोई चीज जो कम है, कोई कंस्ट्रेंट है, कोई चीज जो कम है, तो वो आप सही से जानो, बिकॉज जब कोई चीज कम है तो उसको हमें बहुत जिम्मेदारी से स्पेंड करना पड़ेगा, बहुत जिम्मेदारी से उसके ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। दैट्स ए लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल समझो मेरे पास लेबर आवर्स कम है, लेबर कम है, उससे ज्यादा मार्केट में मिल नहीं रहे, तो आई हैव टू बी अरे यार इट्स डिस्टर्बिंग मी नॉट आउट, तो आई हैव टू बी अ वेरी केयरफुल व्हाइल आई एम allocating this labor hour, and this should be allocated in such a way that it do not hamper my overall organization. At the same time, it is very much beneficial for the organization and it gives you it increases my overall profitability. Appointment of budget controller or officer, तो बजट कंट्रोलर या बजट ऑफिसर को लगा दो बजट कमेटी के साथ में। प्रिपरेशन ऑफ बजट मैनुअल, फिक्सेशन ऑफ बजट पीरियड एंड डिसाइडिंग द स्टैंडर्ड, ताकि आप ये बेसिक चीजें करके रखो, ताकि बजट पीरियड बना दो, बजट कमेटी को लगा दो, बजट ऑफिसर लगा दो, बजट स्टैंडर्ड तय कर लो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप आइडेंटिफाई करो कि आपका की बजट फैक्टर कौन सा है, ऐसा फैक्टर, ऐसा रिसोर्स जो आपके पास लिमिटेड अवेलेबल है, दैट बिकम्स योर की बजट फैक्टर। आर ऑल क्लियर? सी हियर, की बजट फैक्टर, लिमिटिंग फैक्टर और प्रिंसिपल बजट फैक्टर। सी इसके इतने वर्ड्स है, की बजट फैक्टर और लिमिटिंग फैक्टर जो कम है, या प्रिंसिपल बजट फैक्टर, या सारी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है, द फैक्टर दैट सेट्स लिमिट टू टोटल क्वांटिटी, इट मस्ट बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट बिफोर अदर बजट्स आर प्रिपेयर्ड, ताकि आप आपका बजट उसके हिसाब से प्लान कर पाओ। तो अगर मेरे पास लेबर आवर कम है तो मैं मेरे सारे यूनिट्स का प्रोडक्शन वो लेबर आवर के हिसाब से प्लान करूंगा और उनको बनाऊंगा जो मुझे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है पर लेबर आवर, जो हम लिमिटिंग फैक्टर में हम करते हैं कैलकुलेशन। Exam के guaranteed 1 to 2 marks MCQ. What is the first step in budget preparation? Identification of key budget factor is asked repetitively along with the defined key factor. Okay, that's your first step in your budget. ताकि आपका पूरा बजट वो हिसाब से बने। बजट बनने के बाद आप वो देखोगे तो फिर क्या मतलब आएगा? Have a budget manual. Definition C. Budget manual, a document setting out responsibility of person engaged in the routine of and form of record required for this. सिर्फ समझ के चलो, इनकी डेफिनेशन लिखने के लिए मुश्किल चाहिए, समझ के चलो वर्ड्स को, ताकि आपके एमसीक्यू में कहीं पे भी ये क्वेश्चन आए तो आप ये सही से ये क्वेश्चन को आप आंसर कर पाओ दोस्तों। नाउ व्हाट इज योर बजट मैनुअल गाइस? बजट मैनुअल जहां पे आप पूरे बजट को दे रहे हो कि क्या क्या है मेरे बजट के अंदर और कौन रिस्पॉन्सिबल है। सी, a document setting out, सबसे important, setting out responsibility of person engaged in the routine forms of records and required budgetary control. तो कौन बंदा है जो इन सबका रिस्पॉन्सिबल है, and forms and records requiring budgetary control. Typical content, organization objective, function और typical content क्या है, organization objective आपकी क्या क्या है, function responsibility किस किस की है, अप्रूवल प्रोसीजर, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स, टाइम टेबल, स्क्रूटिनी प्रोसीजर, अकाउंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ रिपोर्टिंग, ये सारी चीज आपके बजट मैनुअल के अंदर रहेगी। एंड द बजट पीरियड इज नथिंग बट योर पीरियड कवर्ड बाय बजट्स, नो फिक्स्ड रूल, डिसाइडेड बाय बजट कमिटी, यूजुअली अ कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर फर्दर स्प्लिट इनटू मंथ्स एंड क्वार्टर। अब बजट पीरियड इज योर बजट पीरियड जो बजट कमिटी तय करेगी, इट कुड बी अ कंप्लीट ईयर, इट कुड बी कंप्लीट ईयर डिवाइडेड इनटू क्वार्टर्स और पर मंथ एज वेल। ओके, दैट्स योर बजट पीरियड। ओके गाइस, यस। Yes guys, so I have fixed my pencil and I am back here. We'll continue with you further the types of budgets. From here we come into the different genre of budgets की क्या क्या अलग अलग तरीके के budgets और क्या क्या basis पे budgets बन सकते हैं, पहले हम ये जानेंगे and then we'll see that how you are going to make the budget. There is one single adjustment which you need to learn. उसके बाद आपका सारा budgeting chapter बड़ा simple हो जाता है in terms of practical. Again, budgeting chapter is a format based chapter. जैसा हमारा activity based costing था उसी तरीके से आपका budgeting cost sheet है, budgeting chapter भी format based chapter है आपके। ये chapter की practice आप exam
एग्जाम के एक दिन पहले करोगे, एक क्वेश्चन की कोई भी प्रैक्टिस आप एग्जाम के पहले करोगे, टॉप 100 में तो मैं सुपर 100 में हमारे बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊंगा, बस उसमें के अंदर एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर देना जो आप एग्जाम के पहले एक बार प्रैक्टिस करके जाओगे एक दिन पहले, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू बी कॉन्फिडेंट इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर, बिकॉज दिस चैप्टर आर गोइंग टू बी द स्कोरिंग चैप्टर्स फॉर यू. Okay, let's go further. So now types of budgets. The first budget is classified as your fixed budget. अब फिक्स्ड बजट नाम में बताया हुआ भैया बजट फिक्स्ड है, कुछ चीजों के लिए, कुछ लेवल ऑफ एक्टिविटी के लिए बजट हमारा यहां पर फिक्स्ड है. ओके, अ बजट डिजाइन टू रिमेन अनचेंज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी. भैया एक्टिविटी कुछ भी हो, कम हो ज्यादा हो, लेकिन ये बजट फिक्स रहेगा. और क्योंकि ये फिक्स्ड बजट है, दिस बिकम्स वेरी रिजिड. Also called as static budget, suitable when business is non-essential, no external factor impacts stable and certain demand, regular supply, price stability. सब कुछ एकदम स्मूथ चलता है भैया, तुम्हें बाहर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तुम्हें कुछ चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तुम्हें कोई सीजनल अनसीजनल नेचर नहीं है, हर एक चीज आपकी हमेशा स्मूथ चलते रहने वाली हमेशा की तरह. तो ऐसे लोग फिक्स बजट के लिए जा सकते हैं. But that's not very much, you can say in practice, very much useful for maximum people, so or maximum businesses. So then comes your flexible budget. Now this is most important budget for you because यहीं से आपके practical question भी आते हैं. A budget which by recognizing the difference between fixed, semi-variable and variable cost is designed to change in relation to level of activity attained. एकदम simple है. For example, पहले मैंने बजट बनाया 10,000 यूनिट का. ओके ग्रेट. अब मैं देखूंगा कि मेरे एक्चुअल यूनिट कितने बन रहे हैं. समझो मेरे एक्चुअल यूनिट बन रहे हैं 12,000. ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल चेंज दिस बजट फॉर 12,000 यूनिट्स. कैसे चेंज करूंगा सर? तो हमारे पास जो भी कॉस्ट रहेगी, इन सारी कॉस्ट को हम तीन चीजों में बांटेंगे. वेरिएबल, तो वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी, सिंपल है, जो 10,000 के लिए रहेगा वैसे ही आप 12,000 के लिए ला लो मल्टीप्लाई करके. फिक्स कॉस्ट आप देखो मोस्टली ये फिक्स ही रहेगी, तो ये सेम रहने वाली है. और फिर उसके बाद जो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है आपकी, ओके, ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, आपके वेरिएबल पार्ट में और फिक्स्ड पार्ट में. अगेन वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगा, फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड रहेगा. दैट्स इट. तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे बजट को फ्लेक्सिबल बना के एक्चुअल यूनिट के हिसाब से ला रहे हैं, ताकि हमारा जो 12,000 का जो भी एक्चुअल काम हुआ हो, ये हम यहां पे इससे कंपेयर कर सके. एंड देन यू कैन मेक अ वेरिएंस रिपोर्ट कि भैया आपने 10-12 क्या होना चाहिए था, क्या हुआ और वेरिएंस क्या आया. See, because I cannot compare 10,000 का बजट विथ माय एक्चुअल 12,000. नो, व्हाई नो? आप क्या फर्स्ट ईयर के बच्चे को थर्ड ईयर के बच्चे से कंपेयर कर सकते हो क्या? सीए इंटर के बच्चे को सीए फाइनल के बच्चे से कंपेयर कर सकते हो क्या? नहीं ना, क्योंकि वो दोनों एक प्लेटफॉर्म पर ही नहीं है, तो हमें उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ेगा. तो हमारे जो ओरिजिनल बजट है उससे हम एक फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और फिर कंपेयर करते हैं कि वेरिएंस क्या है और क्यों आया है. तो दैट्स जो आपके नए प्लेटफॉर्म पे लेके आ रहे हो, इसको हम बोलते हैं आपका फ्लेक्सिबल बजट. सो वी डिवाइड कॉस्ट इनटू 3 पार्ट्स, फिक्स्ड, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल. और सेमी वेरिएबल को हम फर्दर स्प्लिट करते हैं आपके फिक्स्ड और वेरिएबल में, हाई लो मेथड यूज करके. ओके, यूजफुल व्हेन बिजनेस वेंचर और हार्ड टू फोरकास्ट डिमांड, नेचर डिपेंडेंट बिजनेस है, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, और सीजनल इंडस्ट्री या फैशन ड्रिवन इंडस्ट्री. तो जो इंडस्ट्री में चेंजेस आते हैं वो लोग फ्लेक्सिबल बजट लेंगे, जो इंडस्ट्री हमेशा स्टेबल रहती है वो लोग फिक्स्ड बजट ले लेंगे. ओके, नाउ सी, अगर आपकी एक्टिविटी में चेंज है तो डज नॉट चेंज, फिक्स्ड बजट डज नॉट चेंज, फ्लेक्सिबल बजट कैन चेंज विद एक्टिविटी. एक्टिविटी लेवल्स वन सेट, यहां पे हम कंसिस्टेंट अलग अलग लेवल पे आप बना सकते हैं, 2-4 लेवल पे बना सकते हैं हम. ओके, देन कम्स योर वेरिएंस एनालिसिस. नॉट वेरी यूजफुल, क्योंकि 10,000 को 12,000 से करोगे तो हर एक वेरिएंस आपका एडवर्स ही आने वाला है. दिस इज यूजफुल क्योंकि यहाँ पे आप कंपेयर सेम प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो. व्हेन बजट एंड एक्चुअल डिफर, अगर आपका बजट और एक्चुअल डिफर करता है. कॉस्ट असेसमेंट, प्राइस फिक्सेशन, मिसलीडिंग, यहाँ पे मिसलीडिंग ही रहेगा, यहाँ पे आपकी चीजें क्लियर कट आइडिया देंगी कि क्या गड़बड़ हुई है. कंपैरिजन, यूजफुलनेस, मीनिंगलेस एंड मीनिंगफुल. तो सिंपल है, अगर आपकी कंडीशन स्टैटिक है, कोई नॉन सीजनल नेचर का बिजनेस है, हमेशा सेम चलता रहता है, गो फॉर फिक्स्ड. बट अगर आपकी चीजें चेंज होती है, जो मैक्सिमम बिजनेसेस में होती है, because no business works in isolation, and when some business is dependent on some external factor, it's very obvious कि चीजें वैसी नहीं होगी जो आप सोच रहे हो. So we'll make a flexible budget and then we'll compare with actual to give you variances. Are you all clear? अब फ्लेक्सिबल बजट कैसे बनाएंगे? तो देखो, फिक्स कॉस्ट तो फिक्स रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट वेरी होगी, सेमी वेरिएबल कॉस्ट हम हाई लो मेथड यूज करेंगे. एंड यू गाइस नो वेरी नाइसली अबाउट योर हाई लो मेथड गाइस, दैट योर वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी. And my fixed cost is equal to total cost minus total variable cost, which is variable cost per unit into number of units. अपन ने मल्टीपल टाइम, अभी थर्ड टाइम हम कर रहे हैं. एन एग्जाम्पल यहाँ पे दिया, एक एग्जाम्पल यहाँ पे,
at 70% activity, 7,000 hours. Variable is 1260, semi-variable is 1200 and fixed is 1800. Okay. At 80% activity for 8,000 hour, variable cost देखो आपकी वेरी कर दी हमने into 8 divided by 7, फिक्स को फिक्स रहने दिया, सेमी वेरिएबल 1200 है, देखो सेमी वेरिएबल 1800 से 1200 हो गया। सो टोटल 80% पाया 4440, फिक्स्ड इज सेमी वेरिएबल नो चेंज बैंड, नो चेंज बैंड, सेमी वेरिएबल बोल रहे हैं सेम वही बैंड में रहेगा। और रिकवरी रेट क्या है आपका यहाँ पे 0.55 पर आवर। यहाँ पे उन्होंने बताया कि सेमी वेरिएबल वही रेट पे रहेगा, लेकिन अगर सेमी वेरिएबल भी चेंज होता है तो वेरिएबल पार्ट को अलग कर देंगे, फिक्स पार्ट को अलग कर देंगे, वेरिएबल पार्ट को वेरी करेंगे, फिक्स पार्ट को फिक्स रहने देंगे। एग्जाम टाइप फ्लेक्सिबल बजट क्वेश्चन ऑलवेज आस्क यू टू प्रिपेयर बजट विद फॉर मल्टीपल एक्टिविटी लेवल 80, 90, 100%। प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 to 3 इलस्ट्रेशन बिफोर एग्जाम। जैसे मैंने आपको बोला एग्जाम के पहले आपको इस एक चैप्टर का एक पार्ट या वाला फ्लेक्सिबल बजट वाला करना है। तो यहाँ पे क्या होता है आपको बोला जाता है देखो 50,000 यूनिट्स हमारे 50% एक्टिविटी है, आप एक काम करो हमारे लिए 70%, 80% और एक 100 और एक 90% का बजट बना दो, ताकि हम जो भी जहां पे भी जो भी एक्टिविटी हमारा एक्चुअली इवॉल्व होगा हम उससे रिस्पेक्टिवली कंपेयर कर लेंगे। तो हम कैसे करेंगे दोस्तों, एकदम सिंपल है, वेरिएबल को वेरी करो, फिक्स को फिक्स रहने दो, सेमी वेरिएबल की 2 पार्ट कर दो, एज सिंपल एज दैट। Are you all clear, everyone? Okay. See, common mistake, common error, applying the recovery rate of activity level to estimate cost at different activity levels. Wrong. Fixed cost per unit changes with volume. Always work from flexible budget table. Never take a single rate. कोई भी single rate मत लो. Understand करो क्वेश्चन में क्या डेटा दिया हुआ है. Variable cost है तो वो वेरी करेगा. Fixed cost आपका फिक्स रहने वाला है. उसको पर यूनिट से मल्टीप्लाई मत करना. कभी कभी क्या करते पता है, वो क्या करते पता है आपको, फिक्स कॉस्ट जो होते हैं ना वो देते हैं 10 per unit, but that's not the thing which is going to continue further. हम फिक्स कॉस्ट तो हमारी फिक्स रहती है ना, सो आप तो 70,000 यूनिट के लिए आप 10 से नहीं मल्टीप्लाई करोगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे 10 into 50,000 करेंगे and we'll understand how much is your fixed cost. तो फिक्स कॉस्ट is 5 lakh, so it will remain 5 lakh here. ये एक ट्रिकी चीज होती है बहुत सी बार क्वेश्चन में दी हुई, हम जो जस्ट में क्या करते हैं, अरे 10 पर यूनिट है ना ये तो हमेशा फिक्स कॉस्ट है, हर एक पर यूनिट फिक्स कॉस्ट चेंज होती है, टोटल कॉस्ट सेम रहती है। तो अगर आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी है तो आपके दिमाग की बत्ती जलाना, उसको टोटल कॉस्ट में कन्वर्ट करना एंड देन टेक इट फर्दर फॉर ऑल द रिमेनिंग एक्टिविटी। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ग्रेट। देन नेक्स्ट कम्स योर फंक्शनल बजट। फंक्शनल बजट हर एक फंक्शन के लिए अलग अलग बजट बनेगा। ओके, अ फंक्शनल बजट रिलेट्स टू अ फंक्शन ऑफ अ बिजनेस। मैन्युफैक्चरिंग, like for manufacturing they are subsidiary schedules for the master budget। सारे अलग अलग फंक्शन के हम अलग अलग बजट बनाएंगे और ये सारे जो आपके अलग अलग बजट बने दोस्तों, इन सबको ऐड करके एक बड़ा मास्टर बजट बनाएंगे। तो ये सब मास्टर बजट के छोटे छोटे पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला हमेशा याद रखना, फंक्शनल बजट भी आपका सबसे पहला आपके बजट ट्री जो भी आपका ये है, जो भी आपका लिमिटेशन है, ओके, या की बजट फैक्टर है उससे चालू होगा। और अगर की बजट फैक्टर कुछ भी नहीं है, कोई भी चीज रिसोर्सेज कोई भी लिमिटेड नहीं है, इन दैट केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू गाइस, इन दिस केस वी आर गोइंग टू मेक द फर्स्ट बजट सेल्स, और सेल्स के बेसिस पे हमारा सब रहेगा। तो देखो ये आपका बनता है सबसे पहले सेल्स, सेल्स के बेसिस पे कितना आप सेल कर सकते हो ये हिसाब से आपका सबसे सेल्स के बेसिस पे आपका बनेगा प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन के बेसिस पे आपके 3 बजट बनेंगे, एक रहेगा आपका मटेरियल, एक रहेगा लेबर और अगला रहेगा ओवरहेड, क्योंकि ये सेल्स के लिए नहीं लगता है, ये आपके प्रोडक्शन के हिसाब से लगता है। मटेरियल के बेसिस पे लगेगा आपका मटेरियल यूजेज बजट और लेबर वगैरह तो आपका डायरेक्ट बनेगा। ओके, और इन सबको मिलके जो एक बनेगा वो रहेगा आपका मास्टर बजट। तो दिस इज समथिंग जो आपका पूरा बजट यहां पर मिलकर बनने वाला है। आर यू अंडरस्टैंडिंग एवरीवन? ओके, नाउ पे अटेंशन हियर, सी सेल्स है, देखो टोटल सेल्स इन फिजिकल क्वांटिटी एंड वैल्यू फॉर बजट पीरियड, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ बजटिंग। देखो तो आपको जैसे बोला है, एक तो आपका बजट का हमेशा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि आपकी बजटिंग फैक्टर देखोगे, ओके, वो नहीं रहा तो फिर यहाँ पे सेल्स से चालू करोगे। तो आपका सेल्स कितना हो सकता है आपको दिया रहेगा, सेल्स को सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई करो, सेल्स बजट बन गया, वेरी सिंपल। Sales budget is not just a forecast, it's an active planning document showing that management intends to achieve. Management क्या इंटेंड करता है अचीव करने का, that's the active planning which the sales budget shows here. Formula is simple, sales quantity into expected selling price, बात खत्म। Sales quantity लो, expected selling price से मल्टीप्लाई करो, आपका आ गया सेल्स बजट। तो से if sales quantity is 5,000, selling price 75, ये आ गया 375, sales budget 10,000 मल्टीप्लाई 80 आ गया 8 लाख, as simple as that. My total revenue is 11,75,000, that's my total sales budget. अब सेल्स बजट के बेसिस पे हमारा बनेगा प्रोडक्शन बजट, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया। सो फॉर द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन बजट व्हाट यू आर गोइंग टू डू हियर इज सी फोरकास्ट ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स फॉर द बजट पीरियड
बेस्ड ऑन सेल्स बजट प्लस डिजायर्ड स्टॉक लेवल्स प्लस प्रोडक्शन कैपेसिटी। तो सेल्स बजट लो, आपको स्टॉक कितना रखना है उसके अंदर वो लो, ओपनिंग स्टॉक को आपके ओपनिंग स्टॉक जो भी उसको ऐड करो, क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करो। सीयर बजटेड सेल्स एट डिजायर्ड क्लोजिंग स्टॉक। सो सेल्स जो आप करने वाले हो प्लस जो क्लोजिंग स्टॉक में आपको गुड्स चाहिए माइनस ओपनिंग स्टॉक आप करोगे, तो यहां पे आ जाएगा आपका प्रोडक्शन बजट। कितना आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, जो जो बेचेंगे वो तो हम बनाएंगे, जो क्लोजिंग स्टॉक में रखना वो भी हम बनाएंगे, और जो ओपनिंग में वो तो हम नहीं बनाएंगे, तो उसको निकाल दिया बजट। सो इफ सेल्स इज 5000, क्लोजिंग स्टॉक इज 500, ओपनिंग इज 1500, माय 4000 इज माय प्रोडक्शन बजट। और इसके बेसिस पे मेरा मटेरियल परचेज बजट बने, मेरा मटेरियल यूसेज बजट बनेगा। सी सॉरी आई हैव जस्ट चेंज दिस। यहां पे बनेगा मेरा पहला मटेरियल यूसेज बजट, और इसके बेसिस पे बनेगा मेरा मटेरियल परचेज बजट बाय एडिंग सब्ट्रैक्टिंग ओपनिंग एंड एडिंग क्लोजिंग स्टॉक। ओके, यहां आएगा मेरा मटेरियल यूसेज और ये आएगा मटेरियल परचेज। ओके, देन कम्स योर प्लांट यूटिलाइजेशन बजट, shows plant facilities required to carry out the production, helps spot overhead process। बेसिकली प्लांट यूटिलाइजेशन कि आप कितना प्लांट को यूटिलाइज कर सकते हो ताकि आप ओवरहेड को सही तरीके से अलोकेट कर दो। देन एज आई सेड, यू मटेरियल यूजेज प्रोडक्शन के बेसिस पे डिपेंडेंट रहेगा मटेरियल यूजेज बजट। सिंपल, जितना प्रोड्यूस करना है मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मटेरियल ईच यूनिट इज रिक्वायरिंग। ओके, सो क्वांटिटी यूज्ड पर यूनिट इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, ये आपका इनटू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट आपका मटेरियल यूजेज बजट बन जाएगा। So see, I have to make 4,000 units. Each unit required 12 products. So my material usage budget went to 48,000. This is what material I will require. Now, how much material I will purchase is very simple. I will subtract my opening, add my closing. That's material I want to purchase. Material purchase budget is equal to production. Starting point is production budget again. Considering economic order quantity and reorder quantity with safety stock. परचेज बजट इज नॉट इक्वल टू यूजेज बजट, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि परचेज हम उतना ही करेंगे जो हमें चाहिए, यूजेज तो हमें जितना करेंगे जितना प्रोडक्शन करना है। परचेज अकाउंट फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, जो आपको मैंने बताया। डायरेक्ट मटेरियल परचेज बजट इज इक्वल टू मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन, यूजेज बजट लो आप प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। वेरी सिंपल। तो आपका यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन बजट आया है उससे आपने जो भी यूजेज बजट निकाला दोस्तों, यूजेज बजट में क्या करोगे आप, ओपनिंग को हटाओगे, क्लोजिंग को ऐड करोगे, मल्टीप्लाई बाय परचेज प्राइस। दैट्स योर मटेरियल परचेज प्राइस। जस्ट गो थ्रू विद बोथ ऑफ देम वंस, एक बार दोनों से गो थ्रू करो, समझो डिफरेंस। यूजेज मतलब कितना लगेगा और परचेज मतलब हमें कितना परचेज करना है। तो जो ऑलरेडी हमारे पास है हम क्यों परचेज करें, और जो क्लोजिंग में रखना है वो परचेज करना पड़ेगा। सो वी आर एडिंग क्लोजिंग एंड सबट्रैक्टिंग द ओपनिंग स्टॉक। डिड दिस वंस एवरीवन? ओके, देन सी, तो मटेरियल रिक्वायर्ड बजट देखो, आपको रिक्वायर्ड है 1,56,000, एड क्लोजिंग सबट्रैक्ट ओपनिंग 1,55,000 हमें परचेज करना पड़ेगा मार्केट से, मल्टीप्लाई बाय द रेट। मटेरियल परचेज बजट। लेबर, तो लेबर कोई ओपनिंग क्लोजिंग होता नहीं है, तो लेबर बजट आपका सिंपल रहेगा, जो भी मटेरियल जो भी आपको प्रोडक्शन करना है इनटू नंबर ऑफ लेबर आवर इनटू रेट। सिंपल, units to be produced into labor hours into wage rate, as simple as that. Prepared for the after sales production plant utilization budget estimates the different grades of labor and standard hours required। तो आपको कौन सी लेबर लगेगी, कितने लगेगी और लेबर में कितना कॉस्ट जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग आपको देगा लेबर बजट। Splits labor into direct and indirect, uses standard wage rate per grade। तो आपको जो भी स्टैंडर्ड रेट रहेगा वो हिसाब से हम इसको बनाएंगे। सो सिंपल, 4,000 यूनिट्स, हर एक को यूनिट को 7 आवर चाहिए एट द रेट 2 आवर, सो दिस कम्स टू 56,000। देन कम्स योर प्रोडक्शन ओवरहेड बजट। अब जैसे हमने लेबर बजट बनाया वैसे ही ओवरहेड बजट बनाएंगे। ओवरहेड बजट के लिए हम क्या देखेंगे, एक रेट देखेंगे, क्या रेट पे आपको डिवाइड करना, क्या रेट पे आपको बांटने हैं आपके ओवरहेड्स, वो रेट जो भी बेसिस पे मशीन आर लेबर आर जो भी है प्रोडक्शन के हिसाब से लो और रेट का आप ओवरहेड का बजट बना दो। एस्टिमेट्स फैक्ट्री ओवरहेड्स like indirect material, indirect labor, indirect expense like your power, fuel, depreciation necessary for the production, used to work out the predetermined overhead recovery rate, ताकि आपका एक OAR पहले से आप बना के रखो। ओके, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर। अगर डायरेक्ट लेबर आपका है तो मशीनर है तो मशीनर लो, नंबर ऑफ यूनिट्स है तो नंबर ऑफ यूनिट्स लो, विच एवर इज द डोमिनेंट और प्रोमिनेंट आपके केस में, ऑर्गेनाइजेशन के केस में आप बोलोगे यहाँ पर। ओके, सो योर टोटल ओवरहेड इज इक्वल टू 1,18,000 डिवाइड बाय 1,18,000 आवर्स, समझो इनकी दिस केस तो 1 पर डायरेक्ट लेबर आवर। डायरेक्ट लेबर का बजट अलग रहेगा, ये सिर्फ बेसिस हम डायरेक्ट लेबर ले रहे हैं इन पर्टिकुलर दिस एग्जांपल।
देन कम्स योर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। ओके, अब जो ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है आपका कंबाइंस डायरेक्ट मटेरियल जो आपने ऊपर निकाला, डायरेक्ट लेबर जो आपने निकाला, फैक्ट्री ओवरहेड जो आपने टोटल निकाला, इसको सबको ऐड करोगे, दैट बिकम्स योर टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट बजट ऑफ द प्रोडक्शन। सम ऑफ मटेरियल लेबर ओवरहेड कॉस्ट ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। देन कम्स योर एंडिंग इन्वेंटरी बजट, shows the cost of closing stock of raw material and finished goods needed for cost of goods sold and budgeted financial statement, ताकि आपकी क्लोजिंग इन्वेंटरी की वैल्यूएशन आप सही कर पाओ, जो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से निकाल पाओ और आपके क्लोजिंग स्टॉक में बैलेंस शीट में दिखा पाओ। फिनिश गुड्स यूनिट कॉस्ट, और इसको आप क्या बेसिस पे वैल्यू करोगे, जो भी आपकी यहाँ पे गुड्स की वैल्यू आई है, फिनिश गुड्स की जो भी यूनिट कॉस्ट आई है, मटेरियल लेबर फैक्ट्री ओवरहेड सब कुछ ऐड करके यही बेसिस पे हम हमारे क्लोजिंग स्टॉक को भी वैल्यू करेंगे। देन कम्स योर गुड्स सोल्ड बजट, cost of goods, cost of COGS budget here covers direct material, direct labor, manufacturing overhead जो आ गए ऊपर से वो तो आ गए, adjusted for opening and closing finished goods। अभी देखो ये हमारे कॉस्ट शीट का फ्लो जा रहा है। ओके, अब हमने क्या किया, जैसे हमारी फैक्ट्री कॉस्ट आ गया, अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल रहे हैं, तो जो भी आपका ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंटरी फिनिश गुड का वो निकाल दिया, आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। If opening or closing of finished good adjustment is not made, the statement is called production cost budget। अगर फिनिश गुड का नहीं बनाया तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, फिनिश गुड की आपने दे दी एडजस्टमेंट तो ये आपका बन गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बजट। टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट प्लस ओपनिंग फिनिश कॉस्ट माइनस क्लोजिंग फिनिश स्टॉक कॉस्ट स्टॉक, इसका वैल्यू आप करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का बजट। सो फॉर एग्जांपल 673 प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, दिस इज कॉस्ट ऑफ गुड फॉर योर सोल्ड। अब जो कॉस्ट ऑफ गुड आपने सेल किया, इसमें आपके आएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट बजट। सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू क्रिएटिंग द सिचुएशन डिमांड सर्जिंग ऑर्डर, जिस वजह से आपकी सारी डिमांड आ रही है, सारी चीजें आपको आ रही है, ये आपका बजाएगा आपका सेलिंग कॉस्ट। और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इज जहां से आप डिस्पैच करके प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचा रहे हो। सेलिंग एक्सपेंडिचर जिस वजह से आपको सेल्स आ रहे हैं, और सेल्स आने के बाद आप जो कस्टमर को गुड्स पहुंचा रहे हो, आपके जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। So I'm not going into detail of this. Then comes your administrative budget। यहाँ पे सारा आपका mostly policy cost, largely fixed in nature, like HR staff, audit fee, depreciation of office equipment, insurance, postage, stationery, telephone, ये सारा का अपना बजट बन जाएगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अपना खुद का बजट रहेगा, जो भी R&D के ऊपर खर्चा कर रहे हैं आपको डिटेल दी जाएगी, वो परसेंटेज आप ले लेना। कैपिटल एक्सपेंडिचर का अपना बजट रहेगा, जो भी आप फिक्स एसेट खरीदने वाले हो, लैंड लेबर बिल्डिंग प्लांट मशीनरी, उसका अपना बजट रहेगा, वो आप वैसे बना दोगे। देन अनदर इंपॉर्टेंट बजट कम्स इज कैश बजट। ओके, अब देखो ये जो अपने अलग अलग टाइप्स के बजट तो हमने दोस्तों आप सब सीखे हैं, बट अंडरस्टैंड हियर द थिंग इज व्हाट, जो भी आपने अलग अलग सीखे हैं ये आपके मेन मास्टर बजट के पार्ट बनते हैं, जो मेजर है, जो आपका सेल्स है, जिसके बेसिस पे आपका प्रोडक्शन बनता है, प्रोडक्शन के बेसिस पे आपका मटेरियल यूजेज, मटेरियल परचेज, लेबर और ओवरहेड, ये सब आपके सबसे इंपॉर्टेंट बजट है। डिटेल बजट ऑफ कैश रिसिट्स एंड पेमेंट। अब जब कैश बजट के बारे में बात करते हैं तो हम देखते हैं कि आपको कैश रिसिट्स कितनी हो रही है और आपके ड्यूरिंग द ईयर कैश पेमेंट्स कितने, ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द मंथ और क्वार्टर, जो भी आप पीरियड देख रहे हो, तो आपको नेट रिसिट या नेट पेमेंट मिलेगा, उसमें हम ओपनिंग ऐड करेंगे एंड विल गेट क्लोजिंग, एंड दिस क्लोजिंग इज समथिंग व्हिच यू विल प्लान। ये क्लोजिंग आपके अगले पीरियड का ओपनिंग बन जाएगा। ओके, यूजुअली प्रिपेयर्ड मंथली, शोइंग मंथली कैश फ्लो एंड फोरकास्टेड बैलेंस, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग रहे कि हमेशा आपका कितना बैलेंस आपको मेंटेन करके चल रहा है, या आपके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस क्लोजिंग में है या नहीं है, नहीं है तो आप बोरो कर पाओ। सो इट्स बेसिकली अ कंप्लीट प्लानिंग ऑफ योर कैश। अफेक्टेड बाय सेल्स बजट, मटेरियल परचेज, सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन, कैपिटल एक्सपेंडिचर, डिविडेंड, जो भी आपके अलग अलग बजट बने हुए हैं, जहां पे भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो है, वो सारा आपके कैश बजट में आ जाएगा। रिसिट्स के ऊपर आ जाएगा, पेमेंट में आ जाएगा, एंड देन द नेट विल बी देयर। ICAI's मोस्ट आस्क्ड फंक्शनल बजट आर, देखो जो आपको मैंने जस्ट बताया, प्रोडक्शन बजट, मटेरियल परचेज बजट विद फीफो, मैन पावर लेबर बजट, कंबाइन सेल्स मिक्स बजट, जो भी आपका अलग अलग मल्टीपल प्रोडक्ट किया है, प्रैक्टिस द मल्टी पार्ट इलस्ट्रेशन, सेल्स, प्रोडक्शन, मटेरियल, तो आपका ये जो बनता है, ये पूरा चेन का जो आपका मास्टर बजट बनता है, जो सेल्स बना, सेल्स का प्रोडक्शन बनेगा, फिर मटेरियल यूजेज, मटेरियल परचेज, लेबर और ओवरहेड बजट, ये सारा एक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एग्जाम के पहले। वन ऑफ द वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड की क्वेश्चन फॉर योर प्रैक्टिस। Shortcut, see, read this. What's the shortcut? How you can remember this very quickly? Just go through with this once, everyone. Then, as I've said you, इन सबको मिलाकर जो आपका बनेगा, that is going to be your master budget. Master budget is the summary budget incorporating all the components of functional budget. प्रोडक्शन वाले से प्रोडक्शन लिया, सेल्स वालों से सेल्स लिया, सबसे लेके जो बना रहे हो बजट्स, फाइनली अप्रूव्ड, अडॉप्टेड एंड एम्प्लॉयड, जो आप ला रहे हो, बना रहे हो, अप्रूव कर रहे हो और यूज कर रहे हो।
Key point, master budget is equal to budgeted income statement plus budgeted balance sheet prepared after all functional budgets are approved by board of director. जब सब सारे फंक्शन के बजट अपने अपने फाइनलाइज हो गए तो ये आपका बेसिकली एक मास्टर बजट बनेगा, जो बेसिकली कुछ नहीं बल्कि आपका पूरा प्री अप्रूव्ड इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट P&L, क्योंकि इसके बेसिस पे तो सब कुछ बनेगा आपका आगे जाकर. Numerical question on master budget usually gives a sales value plus cost percentage of sales. A straightforward trading and P&L account computation. Don't panic. It's basically a costing statement. तो आपको costing statement दी, बस आप उसको यूज करके बना दो. Okay, so these are the different types of budgets on the basis of functions. Then comes ये हम अलग अलग क्लासिफिकेशन ऑफ बजट देख रहे हैं. ओके, अब अगला जो आपका आया दैट्स क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड. आप टाइम पीरियड के हिसाब से बांट रहे हो. व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म बजट्स, इट्स 3 to 10 years. ओके, इंडस्ट्रीज विद लॉन्ग टर्म जेस्टेशन पीरियड लाइक मशीनरी, इलेक्ट्रिसिटी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी बड़ी चीजें हैं जो 8-10 साल के हिसाब से चलने वाली है, वो आप इसके लिए फॉलो करेंगे. शॉर्ट टर्म बजट्स 1-2 साल के लिए, एंड करंट बजट्स आर मंथली और वीकली और क्वार्टरली. ओके, तो वेरी सिंपल क्लासिफिकेशन. लेट्स गो थ्रू विद दिस. आर ऑल क्लियर एवरीवन? Then next comes is your zero-based budgeting. This is one of the important. इसके ऊपर बहुत सी बार शॉर्ट नोट पूछी जाती है. See, when certain budget is made right from scratch, पीछे क्या किया था, फिक्स था, फ्लेक्सिबल था, प्रोडक्शन कितना था, ये कितना था, सबको भूल जाओ, सबको छोड़ दो. Now my complete focus is right making a new budget right from scratch. जीरो से नया बजट बनाइए हम. That's your zero-based budgeting. ओके, सी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर थ्योरी क्वेश्चन. एक थ्योरी क्वेश्चन इसके ऊपर बहुत सी बार पूछा जाता है. डिफाइन ZBB. अ बजट ऑफ मेथड ऑफ बजटिंग रिक्वायर्स ईच कॉस्ट एलिमेंट टू बी स्पेसिफिकली जस्टिफाइड. आप यहाँ पे एक एक चीजों से चालू करते हो और हर चीज को सोचते हो कि ये सच में चाहिए नहीं चाहिए. Even though the activity is not new, without justification the budget allowance is zero. Simple. हर चीज को जस्टिफाई, भैया ये मटेरियल लग रहा है तो उसको जस्टिफाई करो, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, कितना लग रहा है, कैसे कितना लगेगा, कितने का आएगा और क्यों लग रहा है. तो एवरी थिंग विल बी जस्टिफाइड, और कोई भी चीज जस्टिफाई नहीं हो पाई उसका बजट जीरो हो जाएगा. Zero budgeting starts from scratch for each period. Unlike traditional budget which starts from last year's figure adjusted for the trends. देखो नॉर्मल बजटिंग कैसा होता है ना, हर बार हम जीरो बजटिंग नहीं कर पाओगे. इट टेक लॉट्स ऑफ एफर्ट्स एंड मनी. ओके, जनरली क्या करते हैं लोग, पहले 1-2 बार बजट बनाते हैं और फिर उन बजट को कैरी फॉरवर्ड करते हैं. कैरी फॉरवर्ड कैसे करते हैं, जो नई चीजें चेंज करनी, अपडेट करना, रिवीजन करना, और रिवीजन करते हैं और बजट को आगे वापस कैरी करते हैं. फॉर एग्जांपल, मैंने बजट बनाया 2026 का, मुझे लगा 2027 का बजट मुझे बनाना है, पर मुझे लग रहा है सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है, इस बार मैं 10% ज्यादा सेल करूंगा. सब चीजों को, वेरिएबल चीजों को 10% से बढ़ा दिया, फिक्स चीजों को फिक्स रहने दिया. सिंपल. नॉर्मली ऐसे बजट बनता है. बट व्हेन इट इज जीरो बेस्ड बजटिंग, जो पीछे किया है सब भूल जाओ. यहाँ पे हर एक चीज को स्क्रैच से सोचो, चाहिए नहीं चाहिए, चाहिए तो क्यों चाहिए, कितने का था, कैसे था, एंड देन इफ रिक्वायर्ड देन टेक इन बजट, नहीं तो हटा. स्टेजेस इन जीरो बेस्ड बजट. सी, आइडेंटिफिकेशन, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिसीजन पैकेज, प्रोग्राम एक्टिविटी. तो पहले तो आप आइडेंटिफाई करो क्या क्या चीजें हैं और उसको आप डिस्क्रिप्शन दो कि क्या चाहिए और क्यों चाहिए. इवैल्यूएशन ऑफ डिसीजन पैकेज, ऑब्जेक्टिव फंड्स, रेगुलेटरी नीड्स. अब ये जो आपकी चीजें आप बताए हो कि ये चाहिए ABC चीजें चाहिए हमें, तो क्यों चाहिए, रीजन, उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर रैंक करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे. हेंस ZBB इज आल्सो कॉल्ड प्रायोरिटी बेस्ड बजटिंग. क्योंकि अगर देखो एक बिजनेस को तो 10 चीज चाहिए होती है, पर जरूरी नहीं सब अवेलेबल हो, या हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं हो सकती कि हम 10 के 10 चीज कर पाए. तो अब यहाँ पे प्रायोरिटाइज करेंगे, कौन सी चीज रैंक करेंगे, कौन सी चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ. पैसा खत्म, बात खत्म. Allocation of resources based on the ranking. So पहले आइडेंटिफाई करो डिसीजन पैकेज, उनको इवैल्यूएट करो, रैंक करो, एंड देन डिसीजन लो रैंकिंग के बेसिस पर. जीरो बेस्ड बजट इज बेस्ट सुटेड फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल बॉडीज, NPOs, क्या मिड डे मील, स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह देते हैं, ताकि उनको यहाँ पे, ताकि हर पैसे का सही हिसाब रहे. ओके, और कहीं पे भी अननेसेसरी पैसा खर्चा ना जाए, खर्चा ना करें, इसलिए यहाँ पे हम जीरो बेस्ड बजटिंग यूज करेंगे. Corporate entities can use this. Corporate entities discretionary cost like R&D, training program, and advertisement. देखो अब जो मटेरियल है, अब मैं हर बार देखूंगा कि भैया ये रिमोट को क्या मटेरियल लगता है, चाहिए नहीं चाहिए, अरे चाहिए ना भैया, तभी तो ये रिमोट बनेगा. Are you getting it everyone? So similarly, अब हर बार आप ये
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कॉर्पोरेट आइडेंटिटी में हर बार नहीं कर सकते हो, लेकिन कुछ कुछ सेक्टर है जहां पे ये जरूरी है ताकि वो चीज होगी चाहिए, वैल्यूएबल हो तो ही हो। तो देखो उन्होंने दिया है नॉन कॉर्पोरेट में तो कर ही सकते कि गवर्नमेंट इज गोइंग टू स्पेंड द पीपल्स मनी, बट अगर मैं कॉर्पोरेट के बारे में बात करूं तो डिस्क्रिशनरी कॉस्ट लाइक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजमेंट, जहां पे आपको स्क्रैच से सोचने की हर बार जरूरत पड़ सकती है, यू कैन एम्प्लॉय जीरो बेस्ड बजटिंग देयर। Here, treatment traditional budgeting versus zero based budgeting, one of the important differentiation for you. Orientation accounting oriented, stress on past spending level, पीछे क्या किया था उसके ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे डिसीजन ओरिएंटेड है, दिस इज अकाउंटिंग ओरिएंटेड। मेन काम ये है कि भैया अकाउंटिंग सब चीजों की सही हो जो हमने पास्ट में भी किया था वो अभी भी अच्छी से चले। यहाँ पे डिसीजन ओरिएंटेड है। ऑल प्रोग्राम्स compete फॉर रिसोर्सेस, सब लोग compete करेंगे और जो बेस्ट रहेंगे हम सिर्फ उनको देंगे। सी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत काम आएगा ये। हमारे पास तो 10 अलग अलग प्रोजेक्ट है जहां हम रिसर्च कर सकते हैं, बट सबको कंपीट करेंगे, जो आपके लिए बेस्ट रहेगा हम सिर्फ उसको पैसा देंगे। स्टार्टिंग पॉइंट पास्ट लेवल ऑफ स्पेंडिंग, इन्फ्लेशन प्लस न्यू प्रोग्राम, पिछले क्या किया था, इन्फ्लेशन को एडजस्ट करो, बात खत्म करो, जीरो। ओनली डिसीजन पैकेज विद प्रायोरिटी आर फंडेड। मैनेजर बिहेवियर, मैनेजर में इन्फ्लेट द बजट्स एज रिक्वेस्टेड, रैशनल एनालिसिस एक्सपोजेस इन्फ्लेटेड रिक्वेस्ट, सही से रैशनली करेंगे, सिर्फ चीजों को बढ़ा के नहीं करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड द स्पीड ऑन द यूनिट, शिफ्टेड टू मैनेजर ऑन द डिसीजन यूनिट, बिकॉज वो जीरो से पूरा बनाता है। अप्रोच रूटीन अप्रोच, इट्स स्ट्रेट फॉरवर्ड स्पॉटलाइट अप्रोच, जो चीजों को स्पॉटलाइट पे वो चीजों को बनाएंगे, जो नहीं है उनको हम नहीं बनाएंगे। गो थ्रू विद दिस वंस एवरीवन, आल्सो गो थ्रू विद एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन वंस। यस, पढ़ो एक बार, ये वेरी इंपॉर्टेंट, जीरो बेस्ड बजट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बजट के आपको कम से कम 5 से 6 पॉइंट तो याद रखना ही है, और ये एग्जाम के लास्ट मिनट पहले रिवीजन करने वाला पॉइंट है। ओके It's the last minute revision for you all. Go through the advantages, guys. Difference से जाओ, advantages एक बार पढ़ो, एक बार खुद से। See, a systematic evaluation and ranking of activity, क्योंकि हम जीरो से इवेल्युएट कर रहे हैं एंड उनको रैंक कर रहे हैं। फंक्शंस आर क्रिटिकल एंड परफॉर्म्ड इन द बेस्ट पॉसिबल वे, जो क्रिटिकल फंक्शंस है वही हम परफॉर्म करेंगे बेस्ट वे से। अलोकेशन ओनली थ्रू कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, हर चीज को कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखेंगे कि इसको कॉस्ट क्या है, उसका बेनिफिट कितना है। जिसका कॉस्ट बहुत ज्यादा बेनिफिट है पहले उसको रिसोर्स मिलेगा। आइडेंटिफाइज एंड एलिमिनेट्स वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। डिपार्टमेंटल बजट क्लोजली लिंक टू कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, ताकि आपके कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव जस्टिफाई हो। कैन बी यूज टू इंप्लीमेंट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, मैनेजमेंट जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है कि हमें ये करना है वो करना है, ये जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है उसको पहले करना है, उनके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है। वेरी इंपॉर्टेंट। इवैल्यूएट्स एंड रैंक्स ऑल ऑफ देम, इंश्योर सारी चीजें सही से परफॉर्म हो। Allocation on the cost benefit analysis, eliminates wasteful expenditure and closely linked to the corporate objective and can support management by objectives. Very important, very very important. मुझे इसमें से 4 पॉइंट तो अभी क्या अभी याद है। चलो everyone do it fast, अभी क्या अभी फटाफट, चलो चलो do it. Now let's go to limitations. What could be the limitation of zero based budgeting? It's very tedious. पूरा जीरो से हमेशा से करेंगे। Creation and ranking of decision package requires fresh data every time. Activities are still selected on the basis of traditional functional department. आप कितना भी जीरो बेस्ड बजट बनाओ पर आप क्या करते हो, ट्रेडिशनल को थोड़ा बहुत इन्वॉल्व कर ही लेते हो। The scheme may not be implemented properly. That's a problem. So tedious and it may be not a problem. It is costly exercise also, you can mention that, and time consuming as well. Okay, then the next point which comes here is your performance based budgeting. Just a minute. Yeah, performance budgeting. Now see, what is performance budgeting? Performance budget is equal to presents purpose objective for which funds are required, cost of programs to achieve them, and the quantitative data measuring accomplishment under each program. हर बजट को हम परफॉर्मेंस से रिलेट करेंगे। ओके, फंड्स जो रिक्वायर है वो तो ठीक है, प्रेजेंट्स पर्पस फॉर विच, तो हर चीज का पर्पस देखेंगे हम। कॉस्ट ऑफ प्रोग्राम टू अचीव देम, पर्पस को रिलेट करेंगे कॉस्ट से, एंड क्वांटिटी ऑफ डेटा मेजरिंग अकम्प्लिशमेंट, और वो कितने अकम्प्लिशमेंट आपको दे रहा है। सो पर्पस
funds with accomplishment. Key point: performance budgeting establish a relationship between estimated inputs and expected outputs. It's considered synonymous with responsibility accounting कि हमने क्या inputs देने और इससे हमें क्या expected outputs है. इससे आपका ये पूरा आइडेंटिफाई होगा और क्लियर और इससे पूरा बेस्ड रहेगा. Now understand here. What is the difference between traditional and performance budgeting? See, when I'm talking about traditional budgeting on financial aspect like expenditure, salary, rent, rates, इसके ऊपर पूरा फोकस्ड है भैया. फाइनेंशियल कितना पैसा जाएगा, कितना रेंट जाएगा, कितना पैसा, कितना मटेरियल लेगा, कितना लेबर लेगा. बट अगर मैं वही परफॉर्मेंस बजटिंग के बारे में बात करूं, सो ऑन फंक्शंस, प्रोग्राम्स एंड एक्टिविटीज, तो आपके क्या फंक्शंस है, इनसे क्या प्रोग्राम्स है और आपकी क्या एक्टिविटीज होने वाली, तो आपका क्या इनपुट है और आपका क्या आउटपुट है. ओके, so here we are going to relate your accomplishment with your programs. That's the most important point. See here, functions which gives right to different programs. आप क्या क्या प्रोग्राम लेने वाले हो, उसमें क्या क्या एक्टिविटी होगी और how it will help your overall project. So your input which gives to your output. Steps in performance budgeting. See, establish meaningful functional program activity, ताकि आप वही चीज और वही प्रोग्राम लो, वही एक्टिविटी लो जो आपके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स को सपोर्ट कर रही है. Bring accounting and financial management system in line with this classification. और जो भी लोग ये प्रोग्राम अगर ले रहे हो, इनको आप इन लाइन रखो सिस्टम्स, फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ में. इवॉल्व सुटेबल नॉर्म्स, यार्डस्टिक, और सबको चीजों को सही से इवॉल्व करो और सबको चीजों को यार्डस्टिक रखो कंपैरिजन के लिए कि हमने क्या सोचा था, व्हाट वी हैव थॉट फॉर एंड व्हाट यू हैव एक्चुअली रिसीव्ड. Performance reporting, key report types. See, top management, they are going to look for the balance sheet, P&L, stock position, working capital, capex expenditure. Sales management are going to compare your actual and your budgeted sales, standard profit and loss by product, selling expenses. Production management are going to look for price variation, operational efficiency, labor utilization, departmental operation statements. And when I talk about special reports, उसके बाद तो तीनों लेवल के जो लोग हैं वो क्या रिपोर्ट देखेंगे वो हमने देखा. And then we talk about the special reports, taxation impact, new project earning capacity, break even, make or buy special decision. A commonly tested theory, what are the quality of a good report? Or remember, significance, timeliness, accuracy, appropriateness, discrimination, presentation, stamped, or you can like timeliness, accuracy, appropriateness. दो चार आप मेन पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हो. So when performance reporting happen, these are going to be the key report. Basically जो भी आपके मैनेजमेंट लेवल है उनको हिसाब से जो भी रिपोर्ट सबसे सही रहेगी उनके लेवल से, उनके इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट से, ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए व्हाट आर योर इनपुट्स एंड व्हाट आर योर आउटपुट्स, आर दे करेक्टली मैचिंग और नॉट, ताकि कोई चीज काम की नहीं तो उनको वो नेक्स्ट टाइम निकाल पाए. So that's what you are going to look into your performance related budgeting here. Okay, and then the last part of this chapter comes is your budget ratios. Okay, जब कभी कभी एमसीक्यू में आपको 2 मार्क का क्वेश्चन, 2-4 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं एक बड़े बजट क्वेश्चन के अंदर, या फिर कभी कभी आपको जब पेपर इजी निकालना है, एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के साथ में एक इजी क्वेश्चन पेयर करना है, तो ये 4 मार्क का अलग से इजी क्वेश्चन पेयर हो जाता है. ओके, नाउ सी हियर, ratios, obviously, if they are more than 100%, they are favorable, and less than, so they are unfavorable. Now, understand all 6 budget ratios. सबसे पहले आपका efficiency ratio. Efficiency ratio simply says that कि आपने process कितने efficiently कर रहे हो. So remember, this is your standard hours divided by actual hours into 100. Activity ratio, how quick activities you are doing. Standard hours divided by budgeted hours. The only difference is that see here, यहाँ पे standard hours divided by actual hours है, और आपके activity ratio में है standard hour divided by budgeted hours है. कैलेंडर रेशियो, अवेलेबल वर्किंग डेज बजट वर्किंग डेज 100, विच शोज यू आप कितने दिन काम किए हो आपके बजट के हिसाब से. स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो, इट्स हाउ मच यू हैव यूज्ड अवेलेबल कैपेसिटी. बजटेड आवर्स डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजट पीरियड इनटू 100. तो आपके 1000 आवर्स आप कर सकते थे, पर आपने एक्चुअली कितना किया. एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो, देखो स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो विद टर्म्स ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स इन अ बजट पीरियड. एक्चुअल बजटेड आवर्स आपने कितने किए थे बजटेड टोटल अवेलेबल से, और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो इज एक्चुअल आर आपने कितने किए बजटेड कैपेसिटी. सो नाउ अंडरस्टैंड हियर, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कैपेसिटी रेशियो, मेरे बजटेड आर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एक्चुअल कैपेसिटी रेशियो इज माय एक्चुअल आर डिवाइडेड बाय मैक्सिमम. ओके, दैट्स द डिफरेंस. स्टैंडर्ड में बजट को ही चेक करेंगे, एक्चुअल में एक्चुअल को चेक करेंगे. एक्चुअल यूजेज ऑफ बजटेड कैपेसिटी रेशियो इज एक्चुअल, और एक्चुअल uses of actual capacity usage ratio और actual uses of budgeted capacity, नाम में ही फॉर्मूला है actual hours divided by budgeted hours. Okay, efficiency ratio, activity efficiency ratio simple, standard hour by actual hour.
एक्टिविटी रेशियो इज स्टैंडर्ड आर बाय बजटेड आर। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड को चेक करते हैं, बजट कितना था और स्टैंडर्ड कितना हुआ। इफिशियंसी आपने एक्चुअली कितना किया उसको हम चेक कर रहे हैं, कैलेंडर में तो कितने दिन काम किया हम वो देख रहे हैं। स्टैंडर्ड कैपेसिटी रेशियो बजटेड डिवाइड बाय मैक्सिमम, एक्चुअल कैपेसिटी रेशियो में एक्चुअल डिवाइड बाय मैक्सिमम, एंड एक्चुअल यूजेज टू बजट इज एक्चुअल डिवाइड बाय बजट आवर्स। सी वन एग्जांपल आई हैव गिवन हियर, पे अटेंशन ऑन दिस एग्जांपल। Say maximum capacity is 50 employees are there who can work for 8 hours a day, 5 days a week for 4 weeks. So that's a monthly maximum. सबसे highest theoretical capacity I can say this is 8,000 hours. अब जब मैं बजट आवर के बारे में बात कर रहा हूं तो बजटेड तो मैंने सिर्फ 40 एम्प्लॉय लिया, 8 hours 5 days for 4 weeks which comes to 6,400. So this is the maximum and this is the budgeted. Actual hour was 6,000 hours and standard hours were 7,000 hours. Now understand here. सबसे पहले आपका इफिशियंसी रेशियो, ओके। नाउ इफिशियंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर्स डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड आवर कितने थे हमारे दोस्तों? 7,000। आई विल राइट डाउन ऑल द रेशियोज हियर, वेट अ मिनट। इफिशियंसी रेशियो स्टैंडर्ड आवर डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर, सो स्टैंडर्ड आवर 7,000 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर 6,000 into 100, दिस कम्स टू हाउ मच? Wait a minute, I'll just bring down the calculator. अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है वही ले लेता हूँ मैं, which comes to 116.67. So see, स्टैंडर्ड था हमारा 7,000, हमारा स्टैंडर्ड था 7,000, हमने काम किया 6,000 आवर्स में, हमने वही काम 6,000 में कर दिया। मतलब आपने टाइम कम लिया पर आपने इफिशिएंटली काम किया, इसलिए टाइम कम लिया। एक्टिविटी रेशियो सिंपली कंपेयर जो स्टैंडर्ड डिवाइडेड बाय द बजटेड आवर्स, बजटेड आवर वेर 6,400। तो एक्टिविटी वाइज आपने कितना एक्स्ट्रा, इनफैक्ट यहां पे भी आपने एक्स्ट्रा का स्टैंडर्ड आपने एक्स्ट्रा काम किया हुआ है। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो 6,400 डिवाइड बाय 8,000। स्टैंडर्ड कैपेसिटी यूजेज रेशियो और एक्चुअल कैपेसिटी यूजेज रेशियो दोनों मैक्सिमम से होता है। देखो दोनों मैक्सिमम लिया, तो स्टैंडर्ड लिया और यहाँ पे एक्चुअल लिया। लर्न विच टू फिगर्स गो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर ईच रेशियो बाय वर्ड्स इन इट्स नेम। एफिशिएंसी गोज फॉर स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, एक्टिविटी गोज फॉर स्टैंडर्ड वर्सेस बजटेड, एंड कैपेसिटी रेशियो ऑलवेज मैक्सिमम पॉसिबल आवर्स। तो कैपेसिटी हमेशा मैक्सिमम से जाएगा, इफिशिएंसी स्टैंडर्ड वर्सेस एक्चुअल, और आपका एक्टिविटी स्टैंडर्ड वर्सेस बजटेड। तो ये आप दो पॉइंट याद रख लो तो आपको चीजें थोड़ी सिंपल होगी, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजन हो सकता है। Okay everyone, so that's it. With this we end our chapter here. Just 5 formulas, 5 mistakes which generally student does. आपको इसमें मैक्सिमम क्या करना है ये चैप्टर के लिए? सी रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज वन फाइनल टाइम। इन थ्री आंसर स्ट्रक्चर डेफिनेशन 3 to 4 पॉइंट, एक 2-4 इंपॉर्टेंट चीजें उसके 3 से 4 पॉइंट याद कर लो। फॉर न्यूमेरिकल एक चेन बेस्ड जो पूरा बजटिंग का क्वेश्चन बनता है वो एक देख लो, और एक फ्लेक्सिबल बजट का क्वेश्चन देख लो। That's it. That's the most important part for this particular chapter. Okay, so that's it guys. With this we'll stop here everyone. And then now एक हमारा जो हमारा सर्विस कॉस्टिंग का चैप्टर बच गया था। ओके, दैट्स व्हाट आई विल टेक टुमारो। ओके, इन द नेक्स्ट क्लास, सेम टाइम, सेम शेड्यूल, सेम वे, सेम प्लेस, we'll meet tomorrow for your this what we say, for your service costing chapter, and we'll finish that. With this, thereafter it's the final last few days. I hope now we are very much well acquainted with each other. अगर आपको कोई भी query है तो please join me on Telegram where we will have a doubt session specifically for you. Okay, which can happen 1-to-1 as well, not an issue at all. Okay, that's it. Thank you so much. See you tomorrow for the last time, last revision, and please study hard. Maximum time अपना use करो पढ़ाई के लिए. It's hardly a month for your all final examination. And remember, जो भी ये हमारा पूरा थियरी प्रैक्टिस हुआ है, हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए आई एम गोइंग टू ब्रिंग सुपर 100 क्वेश्चन जो हमारे लगभग 1500 अगस्त को आएगा, जहां पे हम वापस मोर देन 80% प्लस कांसेप्ट्स रिवाइज करेंगे इन द टॉप 100 क्वेश्चंस। सी यू एट दैट क्लास एज वेल। पहले कल करना है। ओके, बाय बाय, टेक केयर।